हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन पे चर्चा करें इससे पहले पीछे के 2 प्रश्न बता दो। कांग्रेस 2 भागों में किस स्थान पर हुए अधिवेशन में हुई? सूरत अधिवेशन कब का था? 1907 का। अगला प्रश्न बताओ, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की 2 महत्वपूर्ण विशेषता हैं और दोनों ही खूब इम्पोर्टेंट है। पहली है कांग्रेस का गरम दल व नरम दल पुनः एक हो गए, और दूसरी है कांग्रेस व लीग के बीच समझौता। दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद भी रखेंगे। इनकी भूमिका सुने। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की सजा दे करके मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया। वहाँ जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से आते हैं और इधर भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट सक्रिय रहती है। एक और घटना होती है 1915 में 2 प्रसिद्ध उदारवादी नेता, एक गोखले और दूसरे थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ये दोनों कट्टर उदारवादी नेता थे। तिलक और गरम दल वालों से विशेष रूप से दूरी रखते थे। 1915 में इनकी मृत्यु के बाद गरम दल के प्रति कठोर रवैया अपनाने वाले भी समाप्त हो गए थे। तो यहाँ ये जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल पुनः एक होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। तिलक व एनी बेसेंट के समझौता के द्वारा मध्यस्थता के कारण नरम दल व गरम दल पुनः एक हो जाते हैं। 2 घटनाएं जरूर होती हैं। एक तो गोखले और मेहता की मृत्यु 1915 में, और तिलक और एनी बेसेंट का पास आकर के गरम दल और नरम दल को एक करना। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो करी थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता हो गई अंबिकाचरण मजूमदार। दूसरा प्रश्न, यहाँ हम गरम दल और नरम दल तो एक हो गए, पर एक और भी इससे अधिक महत्वपूर्ण बात थी, कांग्रेस व लीग में समझौता। कांग्रेस व लीग में समझौता हमने पढ़ा। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई थी। परंतु यही मुस्लिम लीग 1913 में विश्व में इस तरह की कुछ घटनाएं घटी कि 1913 में लीग और कांग्रेस का आपसी मतभेद कम हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ हम एक नाम और याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इन मोहम्मद अली जिन्ना व तिलक के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग का भी आप में समझौता हुआ। इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस व लीग का समझौता किसके प्रयासों से हुआ? तिलक व जिन्ना के
प्रयासों से। जिन्ना प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे, जिन्ना राष्ट्रीयता के पक्ष में थे, भारत को एक देखना चाहते थे, अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना चाहते थे। और जिन्ना के आने के बाद में ही कांग्रेस के विचार उदारवादी बने और कांग्रेस मुस्लिम लीग के विचार उदारवादी बने और मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ समझौता कराने में भी जिन्ना का बड़ा हाथ था। हालांकि बाद में जिन्ना ही पृथक पाकिस्तान के लिए मांग करने वालों में सबसे आगे थे। चलिए, सब समझौता हो गया। तिलक और जिन्ना ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता करवा दिया। अब यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ वो समझौता कहलाता है कांग्रेस लीग का लखनऊ समझौता, और ये होता है 1916। दो घटनाएं हो गई 1916 की। एक तो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। पहला काम हो गया, गरमदल नरमदल एक हो गए तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। दूसरा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी समन्वय हुआ और समझौता किया, लखनऊ समझौता 1916। किसके प्रयासों से? तिलक व जिन्ना के प्रयासों से। अब आगे देखें, ये जो लखनऊ समझौता हुआ इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है? कांग्रेस और लीग का जो समझौता हुआ इसमें पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग कब स्वीकार की? लखनऊ समझौता 1916 में। सुने, आपको ध्यान होगा ये जो पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा मार्ले मिंटो अधिनियम में 1909 में मिंटो द्वारा की गई थी। कांग्रेस इसका प्रारंभ से विरोध कर रही थी, परंतु पहली बार इस कांग्रेस लीग लखनऊ समझौता में स्वीकार कर ली। इसमें एक समझौता और हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। अर्थात कांग्रेस अंग्रेजों से जो उत्तरदायी शासन मांगने के लिए जो आंदोलन चला रही है उसमें कांग्रेस के साथ बराबर खड़ी होगी मुस्लिम लीग। ये था लखनऊ समझौता। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इसी का दूसरा रूप। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार की। इसको किस रूप में पूछते हैं? एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस ने सर्वप्रथम मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को कब स्वीकार किया? तो इसका जवाब क्या दोगे? कब स्वीकार किया? 1916 के लखनऊ समझौता में। यहाँ एक बात और बता दें, 1916 में जिस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था उसी समय मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हो रहा था और जहाँ ये समझौता हुआ। तो ये हो गया हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ एग्जाम में जो आए हुए या ये मानो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस के गरमदल व नरमदल पुनः एक कब हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस व लीग के बीच समझौता या लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। गरमदल व नरमदल में समझौता करवाने में किसका योगदान था? तिलक व एनी बेसेंट। तिलक व जिन्ना ने
कांग्रेस व लीग का आपस में समझौता करवाया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को कब स्वीकार किया? यह है लखनऊ समझौता 1916। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। अब ये जो प्रथम पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया 1916 में, और इसी का एक परिणाम था भविष्य में पाकिस्तान बनना या भारत का विभाजन होना। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ये होम रूल जो शब्द है, होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया है। तो होम रूल शब्द कहाँ का हो गया? आयरलैंड। ये जो आंदोलन चला था, होम रूल आंदोलन, ये आयरलैंड में चला था। और आयरलैंड की ही तर्ज पर भारत में 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी भारत में। भारतीय सभ्यता व संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थी। पुनर्जागरण एवं सुधार आंदोलन में हमने खूब डिटेल से एनी बेसेंट को पढ़ा था। इन एनी बेसेंट ने ही भारतीयों की दशा सुधारने के लिए होम रूल, या हम यूँ कहें कि हम रहें, होम रूल का अर्थ क्या हुआ? होम रूल का अर्थ है कि हम अंग्रेजों के गुलाम तो रहें, स्वतंत्र तो नहीं, परंतु आंतरिक मामलों में स्वायत्ता हो। आंतरिक मामलों में क्या हो? स्वायत्ता। इसीलिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो 1916 का होम रूल आंदोलन था, इसमें एनी बेसेंट का सहयोग किया था प्रसिद्ध नेता बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा प्रश्न है, पूछते हैं एनी बेसेंट का साथ किस भारतीय नेता ने दिया था? प्रमुख नेता कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन चलाने के लिए होम रूल लीग सोसाइटी बनी। ये अप्रैल 1916 में तिलक ने पुन्ना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और पुन्ना में जो होम रूल लीग बनी उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्टिस्टा। इनके पास कौन सा क्षेत्र था तिलक के नेतृत्व में? कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ के मध्य प्रांत, बरार, ये क्षेत्र था। तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले, एक तो मराठा जो अंग्रेजी भाषा का था, दूसरा केसरी जो मराठी भाषा का था। इन समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। दूसरी जो होम रूल लीग की स्थापना हुई वो थी सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में ये किसके नेतृत्व में थी? ये थी एनी बेसेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में। इसके सचिव बनाए थे अरुंडेल। इसका क्षेत्र कौन सा था? तिलक का क्षेत्र छोड़कर शेष भारत, मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र का मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार, ये क्षेत्र छोड़ करके शेष भारत किसके अधीन था? एनी बेसेंट। शेष भारत में होम रूल आंदोलन कौन चलाएगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपना सचिव बना लिया अरुंडेल। देखो, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, मद्रास स्टैंडर्ड नामक समाचार पत्र निकाले और इनके माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर स्प्रू, नाम याद रखना दो, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर स्प्रू, वो भी होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े, परंतु मुख्य कौन थे? तिलक। ये होम रूल आंदोलन में
एस सुब्रमण्यम आयर ने भी बड़ा योगदान दिया। होम रूल आंदोलन बड़े स्तर पर चला। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन से घबराकर और मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम आयर ने नाइटहुड की उपाधि से त्यागपत्र दिया। कौन सी उपाधि से त्यागपत्र दिया? नाइटहुड। आपको एक बात और भी याद होगी, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी त्यागी थी। वो कब त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में। और ये एस सुब्रमण्यम आयर ये नाइटहुड की उपाधि त्यागते हैं किसके विरोध में? एनी बेसेंट और प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने पर। भारत में अच्छा चला ये। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ इस आंदोलन को रोकने के लिए या इस आंदोलन के दबाव में उस समय भारत सचिव था मॉन्टेग्यू। उस भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को उत्तरदायी शासन की घोषणा की। ये ब्रिटेन की संसद में उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हैं 20 अगस्त 1917। इसी के साथ एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन चलाया था उसको बंद कर दिया और ये कहा कि अंग्रेज उत्तरदायी शासन भारतीयों को दे रहे हैं। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक थे, उनको भारत में अशांति का जनक, खूब इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन अर्नेस्ट। उसमें भारत में अशांति का जनक बताया था तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा लगाया और बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए थे? तिलक चले गए थे लंदन। और एनी बेसेंट उन्होंने होम रूल आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो इस तरह से ये होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। होम रूल लीग आंदोलन को लेकर एनी बेसेंट की भारत में बहुत लोकप्रिय हो गई। एनी बेसेंट को अगला एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917 का था, इसका अध्यक्षा बनाई गई एनी बेसेंट को। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो एनी बेसेंट है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कोलकाता में अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए एनी बेसेंट ने कहा था, भारत अब अनुगरों के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होगा। एक अच्छा कथन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये कथन किसका है? एनी बेसेंट का। क्या? भारत अब अनुगरों के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होगा। कोलकाता में अध्यक्षीय भाषण में एनी बेसेंट ने कहा था। तो इस तरह से ये हमारा हुआ कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आप बताओगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भारतीय महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? और
किस अधिवेशन में बनी थी, कब बनी? ये बनी थी 1925 में। अधिवेशन कहाँ था? कानपुर। और कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, याद रखोगे। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षा बनी। अब आगे हम लेते हैं अगला शीर्षक, मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी? जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तब भारत सचिव जो लंदन में बैठता था, इसने ब्रिटेन की संसद में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की। और क्या घोषणा की? भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन लागू किया जाएगा। इसी के साथ एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अब देखें, ये जो 20 अगस्त 1917 की जो घोषणा है, इसका कांग्रेस ने किस तरह से विचार किया? कांग्रेस पुनः 2 भागों में बढ़ जाती है। ये कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन होता। कांग्रेस का एक दल जो नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू के घोषणा का स्वागत किया। परंतु तिलक, बाल गंगाधर तिलक और इनके नेतृत्व में कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की और मॉन्टेग्यू घोषणा को असंतोषजनक, निराशाजनक और सूर्य विहीन उषा का काल या बिना सूरज का सवेरा की संज्ञा दी और उन्होंने नकार दिया। पुनः कांग्रेस विभाजित होती है और उदारवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल लीग, जो आगे चल करके अखिल भारतीय उदारवादी संघ या ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसका गठन कर लिया था 1918 में। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 किस नाम से हुआ? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। किसके नेतृत्व में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथ इसी दल में कौन चले गए थे? तेज बहादुर स्प्रू और श्रीनिवास शास्त्री। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा का स्वागत किया और साथ ही इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा। भारत का मैग्ना कार्टा भी उदारवादियों ने कहा। अब देखो, ये होती है मॉन्टेग्यू घोषणा। इस मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ये मॉन्टेग्यू भारत में आता है और उस समय भारत का वायसराय होता है चेम्सफोर्ड। इस चेम्सफोर्ड से मिलता है और वापस जाकर के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की घोषणा की जाती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अच्छा, एक प्रश्न आप बताओगे, इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न ये है, 3 शब्द में काम में लेता हूं। एक तो अगस्त घोषणा, एक अगस्त प्रस्ताव और एक अगस्त क्रांति। ये क्या थी? कौन सी घटनाएं थी? अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति। देखो, एक बात मैं बता देता हूं, ये जो अगस्त घोषणा है, ये तो मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा बोलते हैं। ये तो कब की थी? 20 अगस्त 1917। और ये किसने की थी? भारत सचिव
मॉन्टेग्यू। अब ये मेरे को आप बता दो, अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 का, और इस समय था लिनलिथगो। आगे पढ़ेंगे। भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता लेने के लिए 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्तावों की घोषणा की थी। अगस्त क्रांति कब की है? ये है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 ये थी गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन, और ये कहलाता है अगस्त क्रांति। तो तीनों घटनाएं याद रखना। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942। कल हम चर्चा करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम।